Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 9 नवंबर 2024 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग नॉस्टैल्जिया हिट कर गए होंगे क्योंकि काफ़ी समय बाद मॉर्निंग में ये आपका इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो वापस से शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं और भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिसमें आपका पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, डाउन टू अर्थ, द हिंदू, इन सभी का एक बहुत ही शानदार कवरेज मिलने वाला है। और याद रखिएगा आज से ये जो वीडियो है इसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है। पहले मैं इसको इवनिंग में डाल रहा था, है ना, लेकिन अब से मॉर्निंग में 5:30 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड हुआ करेगा। होता क्या है, कभी कभी शाम में टाइम नहीं मिल पाता था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, कभी मिल जाता था, तो ऐसे इश्यूज यहाँ पे आते थे बीच बीच में। बट अगर यहाँ पे मॉर्निंग में ये टाइम रहेगा 5:30 बजे का, तो दोस्तों मैं किसी ना किसी तरीके से वीडियो आपको अपलोड करवा ही दूंगा, प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो इस वजह से तो आज से अपना शेड्यूल सेट कर लेना, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5:30 बजे ये वीडियो कवर करना, जो आपको आर्टिकल्स के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके लगभग कुछ ही देर बाद 8 या 8:30 तक वीडियो आएगा आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का, जहां पे कंप्लीट न्यूज़पेपर को विद एडिटोरियल डिस्कशन हम कवर करते हैं। ये दो वीडियो साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे, तो आपको बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप मंथली मैगजीन्स वगैरह बाद में रेफर करेंगे उसमें यहीं से सभी चीज़ें मिलने वाली है। क्योंकि मॉर्निंग में आपका द हिंदू न्यूज़पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, तो एक सोर्स आपका कवर हो गया, बचे कुछ जितने सोर्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो साथ में लेकर चलिएगा, मॉर्निंग में ही यहाँ पे सभी करंट अफेयर्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए, अच्छा पीडीएफ जानने से पहले एक बात और जान लो, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ पर एक टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने आज का लेक्चर देखा, आज के करंट अफेयर्स कवर किए और उससे रिलेटेड एक टेस्ट भी लगाया, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि डेली आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। बाकी लेक्चर का पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ के साथ साथ आपका जो मॉर्निंग का डिस्कशन होता है उसका पीडीएफ और भी कई सारे नोट्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने थंबनेल वाले टॉपिक की, जहां पे मेंशन किया गया है किंग ऑफ पॉइजन्स के बारे में। स्पेशली किंग ऑफ पॉइजन की जब बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक के बारे में। तो आर्सेनिक आज के समय पर एक बहुत खतरनाक जहर साबित होता चले जा रहा है ह्यूमंस के लिए। तो अभी रिसेंटली ये खबरों में क्यों कवर किया गया, पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में जो न्यूज़ है वो समझा देता हूँ, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। तो हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसमें यह रिवील किया गया कि आर्सेनिक जो है ये पानी में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर इस पानी के कांटेक्ट में कोई लंबे समय तक आता रहता है तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति में आर्सेनिक चला जाएगा और आर्सेनिक के कॉन्टेमिनेशन की वजह से उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि उसके दिल से संबंधित, हृदय संबंधित कई सारी बीमारियां उसमें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, एक और स्टडी होती है, उस स्टडी में यह बताया गया कि भारत में आज भी लगभग 51 राज्यों में और इन 51 राज्यों के 152 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में कई सारी जगह पर आर्सेनिक प्रेजेंट है, जो इंसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनता चले जा रहा है। इवन यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया कि आज अगर हम देखते हैं इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आर्सेनिक का जो लेवल है वो मैक्सिमम नंबर पर जा चुका है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उस लिस्ट को ध्यान में रखिएगा। उसमें आता है असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल। ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स आपको दोस्तों नजर आएंगे। अब ये आर्सेनिक इतना ज़्यादा खतरनाक है जी, बिल्कुल, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स, स्पेशली अभी हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात कर रहे थे, यानी हृदय से संबंधित बीमारी, स्पेशली एक इंसान को हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन जैसा इशू भी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर में डैमेज हो सकता है, आपके दिमागी संबंधित इश्यूज हो सकते हैं, लिवर कैंसर, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग कैंसर एक इंसान को हो सकता है, और सबसे ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है बच्चे की हेल्थ के ऊपर में। कैंसर का रिस्क होता है,
है ना, या फिर जो कह सकते हैं जो बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है, या उसका बर्थ वेट कम हो सकता है, स्किन के ऊपर में बुरा असर पड़ता है, स्किन पे कई सारे छाले हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। ये आर्सेनिक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब चलिए, वैसे कितना खतरनाक है ये आपने जान लिया, लेकिन कुछ और बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर आपको 33 देखने को मिलेगा। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक मिलता कहाँ पर है? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ध्यान में रखिएगा। नेचुरली यहाँ पर ये पाया जाता है। आपको हवा में, पानी में, मिट्टी में, कहीं पर भी आर्सेनिक मिल सकता है। लेकिन ये एनवायरमेंट में जो रिलीज होता है वो कई सारे प्रकार के कारणों की वजह से होता है। जैसे कहीं पर खनन हो रहा है, कोई माइनिंग हो रही है किसी चीज़ की, तो माइनिंग जब होती है तो उसमें से आर्सेनिक निकलता है। और केवल माइनिंग ही नहीं दोस्तों, मान लो मेटल स्मेल्टिंग अगर करते हैं। मेटल स्मेल्टिंग आप समझते हैं, स्मेल्टिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एक ओर में से, एक कच्चे माल में से जो है मेटल को निकाल रहे होते हैं। जैसे आयरन ओर की बात करते हैं तो वो कच्चा है, उसमें से आयरन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्मेल्टिंग का प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस कंडक्ट किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर में, इनके माध्यम से भी जो आर्सेनिक है वो एनवायरमेंट में रिलीज होता है। तो आर्सेनिक एक प्रकार का केमिकल एलिमेंट है जो हमारे नाइट्रोजन वाले ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आर्सेनिक के बारे में, ये 2 प्रकार के फॉर्म में आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यानी जहर की तरह काम करती है, वो इसका इनऑर्गेनिक फॉर्म है। और जो लोग आज के समय पर प्रेजेंट है दोस्तों, उनमें कई बार ये आर्सेनिक चला जाता है। पानी में भी होता है, तो कई बार इसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं टॉक्सिकनेस बढ़ जाता है। तो वो इंसान अगर इस आर्सेनिक से पीड़ित पानी को कंज्यूम करेगा तो क्या होगा? उस पानी की वजह से वो आर्सेनिक उसके बॉडी में जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर उसके बॉडी में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कितनी बीमारियों से वो आज के समय पर जूझ सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जब एक फ़ोटो शेयर किया था ना। जब बात आती है आर्सेनिक पॉइजनिंग की, तो ये पॉइजनिंग क्या करता है, इसमें बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है, जब आर्सेनिक का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इसमें पानी के अंदर भी हो सकता है, और पानी वाले सबसे ज़्यादा केसेस ही नज़र आते हैं। किसी को अगर आर्सेनिक से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका जी मचला सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया जैसे इश्यूज़ यहाँ पे उसमें देखने को मिल सकते हैं। और लंबे समय तक अगर उसके बॉडी में आर्सेनिक जाता रहता है तो उससे उसको स्किन कैंसर या स्किन पूरा डार्क हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन यह है, इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो 2 तरीके के ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हम लोग एक क्लीनिंग एजेंट या बोवल इरिगेशन यहाँ पर एक तरीका है जहाँ से बॉडी में से जो ये टॉक्सिक है, जो ये जहर है, इसको साफ किया जाता है। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि इस आर्सेनिक का जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर में बहुत ही डिजास्ट्रस है। जैसे अभी हमने पढ़ा, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, स्किन लेशंस, स्किन कैंसर, ये सब चीज़ें यहाँ पर एक इंसान को देखने को मिल सकती है। नाउ अब बात यह है कि जब इतना कुछ है तो आर्सेनिक को हम प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आर्सेनिक के अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे उपयोग भी हैं। उपयोग में अगर बात करेंगे तो आर्सेनिक जाना माना जहर है। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। आर्सेनिक के जो कंपाउंड्स हैं ये कई बार चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रेड पॉइजन में। इवन खेती के अंदर में जो कीटाणुओं को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कीटनाशक होते हैं, उसमें भी दोस्तों आर्सेनिक का यूज़ किया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, नियंत्रण रखने के बाद में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो आर्सेनिक है ये एक एज अ डोपिंग एजेंट सेमीकंडक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर में, स्पेशली गैलियम आर्सेनाइड में। इतना ही नहीं, इस आर्सेनिक का दोस्तों और भी कई सारे एस्पेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक के जो कंपाउंड्स है, इससे स्पेशल ग्लास बनाया जाता है, वुड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये बात हो गई हमारे आर्सेनिक के बारे में। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है होसंग 19 के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं एक ऐसा मिसाइल जो डिस्ट्रक्शन है, जिसको रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने तैयार किया है और खबरों में यहाँ पर ये कवर किया गया है। समझ लेना, नॉर्थ कोरिया की साइड से एक और बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग यहाँ पर जारी की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हुआ एक्चुअली में क्या है, ज़रा ये सुनिए। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि इसने सक्सेसफुली एक ऐसा मिसाइल फायर किया है जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका फिर कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ओशिनिया की बात करते हैं, अंटार्कटिका की बात करते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है? यहीं पास में ही आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली होता यह है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी वो मिसाइल होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकें। एशिया से हम दागेंगे सीधा वो यूरोप तक जा सके, एशिया से दागेंगे अफ्रीका तक जा सके। तो ऐसे यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स में दागने वाली जो मिसाइल है एक दूसरे के ऊपर में, उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्योंकि बात हुई है नॉर्थ कोरिया की, तो आइए फटाफट एक बार मैप में नॉर्थ कोरिया देख लेते हैं कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। ये है इंडिया का मैप और चलना है हमें सीधा चाइना। चाइना क्यों जाना है अभी तो बताता हूँ, याद रख पाओगे। इससे ऊपर ये चाइना है, बगल में ये सियोल दिख रहा होगा। सियोल जो है ये साउथ कोरिया की कैपिटल है, इसी के ऊपर नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, पहले एक ही पोर्शन था, वॉर की वजह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग हो गए, आज इनके बीच में भी ये डिस्प्यूट रहते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया। और आपको पता है यूएसए के कितना ज़्यादा अगेंस्ट है, इन्होंने बनाया है बैलिस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल वाला, ताकि टारगेट कर सके इधर से, यानी कि नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से मिसाइल ये दागेंगे और घुमाकर सीधा इधर यूएसए को ये टारगेट करेंगे ऊपर। ये आप देख पाओगे बगल में नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मेन टारगेट होने वाला है नॉर्थ कोरिया का। इतना बात आपको समझ में आया कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है मिसाइल, ये समझ में आया। पता है ऐसी मिसाइल्स बहुत सारी है, हमारे पास भी है। अग्नि 5 मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये जो नॉर्थ कोरिया ने बनाई है साइज़ में बहुत ही मैसिव है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये जो मिसाइल है ये सॉलिड फ्यूल के बेसिस पर चलेगी, तो ज़्यादा कह सकते हैं मतलब पावरफुल होने वाली है। इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है, इसको भेदना बहुत मुश्किल है। ऐसा मिसाइल उन्होंने तैयार किया है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाल ही में बताओ हवासोंग 19 नाम का मिसाइल चर्चाओं में, किसने बनाया है? तो नॉर्थ कोरिया ने बनाया है। उसके बाद बताया ये जाता है ये जो मिसाइल है दोस्तों ये लगभग 28 मीटर्स लंबा है। कितना? ये फोटो आप देख पाओगे 28 मीटर लंबा मिसाइल। फीट की बात करेंगे तो 92 फीट की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, 92 फीट। इतना ही नहीं, ये जो मिसाइल की बात कर रहे हैं इसको अगर हम दूसरे मिसाइल से कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएसए का मिसाइल है, चाहे रशिया का मिसाइल है, उससे काफ़ी एडवांस है। रशिया वाला जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो 20 मीटर से भी कम का है, यानी 66 फीट का है, जबकि ये जो नॉर्थ कोरिया ने तैयार किया ये 92 फीट्स का है। एस्टिमेशन तो ये भी बोलता है कि हवासोंग 19 जो है एक बड़ा डिस्टेंस, कहने का मतलब है 13,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकता है। ये आराम से यूएस को टारगेट कर पाएगा। किस तरीके से? जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, है ना, यहाँ से मैप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया से सीधा ये यूएसए को टारगेट आराम से बना पाएगा। इसी मिसाइल को बनाकर यहाँ पे आप देख पाओगे किम जोंग उन की मुस्कुराहट। चलिए, अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या है और कैसे वर्क करने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी रेंज जो है और भी बढ़ सकती है, 16,000 किलोमीटर तक यहाँ पर इसकी रेंज जा सकती है। ठीक है, काफ़ी तेज़ होते हैं, इनको भेदना काफ़ी मुश्किल होता है। डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि दूर के अटैक किए जा सके। और ध्यान रखिएगा, अगर ये मिसाइल आपने बना ली है, वैसे बनाई नहीं होगी, आपने अगर बना ली है तो इसको कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं? ज़मीन से लॉन्च कर सकते हैं, प्लस जो सबमरीन्स है पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और ये मिसाइल जब निकलती है, आपने मान लो लॉन्च कर दिया, तो पहले यहाँ पर ये पूरा स्पेस अंतरिक्ष घूम के आएगी, उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर को वापस एंटर करेगी, देन उसके बाद जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। यह है यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया की जब ऐसी कोई मिसाइल की बात होती है तो उसमें नाम आता है अग्नि 5 का। अब अग्नि 5 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैसे हमारे पास में अग्नि 1, 2, 3, 4 इन सब की हम बात करते हैं। अग्नि 5 की जब बात की जाएगी दोस्तों तो वो काफ़ी सारे एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, इवन चाइना को पूरा कवर कर सकता है, रशिया को पूरा कवर कर सकता है। ये छोटा सा मैप आपको दिख रहा होगा, हम मिसाइल दागेंगे रशिया को पूरा कवर कर सकते हैं, इधर यहाँ पे कवर कर सकते हैं इन सब रीजन्स को। ये एक इंडियन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए,
अगली इंपॉर्टेंट खबर ये भी जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करने वाले हैं एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 के बारे में। आपको पता है ऐसे एक्सरसाइजेस को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि यह अभ्यास हाल ही में चर्चा में था, बताइए कौन कौन से देश के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। ना क्वेश्चन यह है, इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिंजेंट है इसमें लगभग 25 लोग हैं, वो निकल चुके हैं इंडोनेशिया के लिए, क्योंकि इस अभ्यास को यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये अभ्यास चलने वाला है 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। मतलब चलने वाला है नहीं, चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आज है हमारी 9 नवंबर, तो 12 नवंबर तक यह अभ्यास चलेगा। नाम है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, आपको याद है 2008 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन यह है, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, बताइए कौन से दो देशों के बीच में होता है। एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ कौन सा देश है, तो वो है चाइना। तो ऐसे ही यहां पे भी प्रश्न बन सकता है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024, तो बताइए ये कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है। तो इंडिया और इंडोनेशिया की जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस हैं इनके बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। तो इंडिया का जो कॉन्टिंजेंट इस अभ्यास में रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा पैराशूट रेजिमेंट है दोस्तों। पैराशूट रेजिमेंट से जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो आज के समय पर गई हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन पर्पस है दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करना, दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस जो हैं उसको और ज़्यादा आपस में मिलाना, कोलैबोरेट करवाना, रिलेशंस को बेहतर करना, ये हमारा मेन पर्पस होने वाला है। इतना ही नहीं, इसमें स्पेशल ऑपरेशंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो स्पेशल फोर्सेस के स्किल्स हैं उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और इंफॉर्मेशंस, इक्विपमेंट्स, इनोवेशंस, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपस में शेयर करना, एक दूसरे को अलग अलग टेक्निक्स सिखाना, ताकि कोई आपदा आती है तो दोनों मिलकर उस रीजन में काम करने वाले हैं। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति आपको देखने को मिलेगा। आगे 24 इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर ये 2024 वाले अभ्यास की हम बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस इसका क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस यही है इससे दोनों देशों के जो बॉन्डिंग है दोस्तों वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। इससे यहाँ पर कह सकते हैं एक सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के रिलेशंस मजबूत होंगे और आर्मीज के रिलेशंस मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो ये बात क्लियर है। चलिए आगे आए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एक और बहुत ही काम का, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, एनालॉग स्पेस मिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। जब आप अंतरिक्ष की बात करते हैं तो उसी को देखते हुए इसरो ने भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। अब ये भारत का पहला मिशन है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इस मिशन में मेन पर्पस क्या है दोस्तों, एक नकली सा अंतरिक्ष बनाना जहां पे आगे के लिए पहले से ही एक तैयारी करके चलना। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। खबर क्या छपी है, खबर ये छपी है हमारे हिंदू में भी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया है। कहाँ पे, लद्दाख के लेह में दोस्तों यहाँ पर यह मिशन लॉन्च किया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है हमारे देश के लिए, स्पेशली हमारी मदद करेगा आगे अंतरिक्ष को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर ये एनालॉग स्पेस मिशन एग्जैक्टली है क्या, चलिए ये भी बता दीजिए। ये जो मिशन है जैसे मैंने आपको बताया इसको हम अर्थ पर ही कंडक्ट कर रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर आप देख पाओगे एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसमें ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा लो रहेगी, क्योंकि स्पेस में भी ग्रेविटी नहीं है, आपने देखा है। उसके अलावा स्पेस वाली जितनी भी कंडीशंस हैं वहाँ पे जो जो चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं उन सबको कॉपी किया जा रहा है इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में। ये जो मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करने के लिए। एक इंसान जो है किस तरीके से रहेगा स्पेस में, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, है ना। तो ये सब की तैयारी पहले से ही करी जा रही है इस एनालॉग स्पेस मिशन के तहत। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट्स असल में जाते हैं अंतरिक्ष में उसी जिंदगी को कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट करना और उसके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करना, उसको समझना। समझ रहे हैं ना। या फिर कोई हम दूसरा प्लैनेट पे जाने का मिशन करने वाले हैं, मून पर, मार्स पर, एस्टेरॉइड पर, तो इसको लेकर बहुत सारी जानकारी हमको मिलेगी, क्योंकि हम स्पेस की तरह ही एक पूरा का पूरा ऐसा ही कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, एक पूरा इसका डुप्लीकेट सा सिनेरियोज बना रहे हैं जहां पर जितने भी परेशानी हमारे एस्ट्रोनॉट्स भविष्य में फेस कर सकते हैं या स्पेस में फेस कर सकते हैं वो हमें अभी से ही पता चल जाए।
और उस खामियों के ऊपर में शुरू से ही काम किया जा सके। ये इसका मेन उद्देश्य है। किसका? एनालॉग स्पेस मिशन का। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये स्पेस मिशन किसने शुरू किया है? तो इसरो के माध्यम से ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे दोस्तों। अभी हमारा 2026 में गगनयान मिशन भी होने वाला है, जहां पे हम अपने इंडियंस को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मिशन है भारत का, तो पहले से ही इसके बारे में ढेर सारी स्टडीज करना जरूरी है। इतना ही नहीं, ये अभी हम आने वाले समय पर हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। तो ये स्पेस स्टेशन को बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इसी प्रोसेस के माध्यम से। तो लद्दाख के लेह को चुना गया है, डिस्टर्बेंस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये जो इंडिया का मिशन है दोस्तों, ये एक जॉइंट एफर्ट होने वाला है। ध्यान रखिए, केवल इसरो नहीं, इसरो के साथ साथ और भी बॉडीज़ है, जिसमें AAKA स्पेस स्टूडियो है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, IIT बॉम्बे है, उसके अलावा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी प्रॉपर सपोर्ट है। ये सब आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके यहाँ पर इसको आज अंजाम दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस यही होगा कि आगे हमें स्पेस से संबंधित जितने भी चैलेंजेस है उसके बारे में जानकारी मिले। तो क्या ऐसा कभी पहले हुआ है या पहली बार यहाँ पे भारत कर रहा है? तो दोस्तों ऐसे डुप्लीकेट वाले सिनेरियोज क्रिएट किए जा चुके हैं, जैसे नासा का नीमो मिशन, जहाँ पे अंडर वाटर जाने की प्रैक्टिस की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्पेस के लिए रेलिवेंट टॉपिक था। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। तो अगली खबर हमारी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लाइडार के बारे में। अगेन साइंस एंड टेक के लिए रेलिवेंट पॉइंट लाइडार न्यूज़ में है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज लाइडार क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। आपने रडार का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से लाइडार होता है। लाइडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने मायन शहर को डिटेक्ट किया है। एक शहर का पता लगाया है जो जंगलों में खोया हुआ था, जो 100 साल पुराना है, और ये मैक्सिको के जंगल से पता लगाया गया है। लेकिन ये जो जंगलों से पता लगाया गया शहर है, ये कैसे पता लगाया गया? लाइडार की मदद से पता लगाया गया है। पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो मैक्सिको, और मैक्सिको एक बड़ा कंट्री है जो यूएसए के साथ में बड़ी बाउंड्रीज को शेयर करता है। यहीं पर मैक्सिको का रीजन देखेंगे तो एक छोटा सा ये पेनिनसुला है। सर ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो लैंड एरिया होता है जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे हम बात करते हैं भारत के पेनिनसुलर इंडिया की, तो पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा पोर्शन है दोस्तों? निचला हिस्सा, सदर्न इंडिया, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। उसी तरीके से मैक्सिको का ये वाला पोर्शन भी क्या है? पेनिनसुला। लेकिन इस पेनिनसुला का एक सेपरेट नेम है, वो क्या है? युकाटन पेनिनसुला। नाम ध्यान में रखिएगा, यह है युकाटन पेनिनसुला। और यहीं पर बीच में गल्फ आता है, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। आइए मैप में ले चलूं क्या? चलिए मैप में चलते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं इंडिया के एस्पेक्ट में। सबसे पहले ये है हमारा भारत, और चलना है हमें साउथ अमेरिका। यहाँ पे आप देखेंगे ये मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये आ गए हम लोग साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ऊपर अगर आप देखेंगे ये है नॉर्थ अमेरिका। तो इसी नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे ये मैक्सिको प्रेजेंट है, और जो हम युकाटन पेनिनसुला की बात कर रहे थे, ये है वो युकाटन पेनिनसुला। ये आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ भी आ गया युकाटन पेनिनसुला। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इसी पर्टिकुलर रीजन में घने घने जंगल हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को खोजने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? लाइडार की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक होता है रडार। अब रडार से आप चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मान लो रडार से पता लगाते हैं तो ज़्यादा चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन लाइडार आपको एक इंटेंस क्लैरिटी प्रोवाइड करवाता है। ध्यान में रखिएगा। तो लाइडार क्या है? एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो कि लाइट का उपयोग करता है, और जो लाइट का उपयोग करता है उसको बोलते हैं पल्स। ये आप देखेंगे, इसको आप एयरक्राफ्ट में, एयरप्लेन में लगा सकते हैं लाइडार को, है ना? तो मान लो एयरप्लेन में लगा दिया, ये एक लाइट छोड़ता है जिसको बोलते हैं लेज़र पल्स, और लेज़र पल्स छोड़ेगा और उसके रिटर्न में यहाँ पर वापस से ये लेज़र जाती है, ताकि वो इस एरिया का पता लगा सके भाई नीचे क्या चीज़ है। तो ये जो वापस रिटर्न में जाती है, इसके सेंसर के माध्यम से हमें एक 3D मॉडल मिल पाता है कि नीचे क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो लाइडार इंस्ट्रूमेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक लेज़र, एक स्कैनर और GPS रिसीवर। समझ गए? ये क्या करता है? लेज़र को फायर करता है ज़मीन पे। इससे आप पूरे वेजिटेशन का एनालिसिस ले सकते हैं, जंगलों का यहाँ पर डिटेल्स निकाली जा सकती है, बिल्डिंग्स या और भी कोई टोपोग्राफी फीचर हो वो सबका पता लगाया जा सकता है।
बस क्या होगा, ये लाइट छोड़ी जाएगी, ये लाइट आएगी नीचे, रिफ्लेक्ट भी होगी और वापस से जो लाइडार के सेंसर होंगे उसमें ये रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद में एक 3D मॉडल हमारे सामने ये प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख पाएंगे ये कुछ पेड़ हैं जो घने घने पेड़ होते हैं, मान लो बहुत घना जंगल है, जैसे अभी हम युकाटन पेनिनसुला की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या आसानी से पता चल जाता मायन शहर के बारे में? नहीं। तो लाइडार का यहाँ पे उपयोग किया गया, क्योंकि लाइडार क्या करेगा, यहाँ पे लेज़र छोड़ेगा, इसके बाद में ये लेज़र वापस से रिटर्न होकर इसके पास में जाएगा, उसके माध्यम से ये एक मॉडल डेवलप करेगा, तो बताएगा नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट है। ये ऊपर इतना भले कितना घना जंगल हो, उसके नीचे लैंड एरिया को भी आराम से डिटेक्ट कर सकता है। समझ गए? तो ये बात हो गई हमारे लाइडार के बारे में। क्या यूज़ है इसका? अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपने पृथ्वी का एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे जोग्राफर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं या कोई कंजर्वेशनिस्ट है या कोई इंजीनियर हैं, वो आजकल ऐसी लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं विद प्रॉपर मैपिंग के लिए। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। फिर कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी करनी हो, जैसे अभी यहाँ पर ये डिस्कवरी की गई है मायन शहर की, काफ़ी लंबे समय से खबरें कवर होती रहती हैं, तो यहाँ पर लाइडार का ही यूज़ किया गया। समझ गए ना लाइडार क्या होता है, कैसे वर्क करता है? हर एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। अगली खबर पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात हो रही है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर एक नया प्रोग्राम है, स्पेशली एनसीईआरटी की साइड से, जहां पर हम पता लगाने वाले हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। इसमें ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9 के यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है मामला। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, हमारे पूरे देश के स्तर पे एक सर्वे किया जाएगा जहाँ पे बच्चों का क्या लर्निंग प्रोग्रेस हुआ है अलग अलग क्लासेस में। स्पेशली छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ग्रेड 3 की, ग्रेड 6 की और ग्रेड 9 क्लास के बच्चों की। तो उनका लर्निंग प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, क्या क्या चीज़ उन्होंने सीखे हैं, इसको लेकर एक प्रॉपर टेस्ट होगा। OMR शीट के बेसिस पे ये टेस्ट लिया जाएगा। कब होने वाला है? इस साल 4 दिसंबर को ये टेस्ट होगा और इसको नाम दिया गया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, जिससे हमें एक मूल्यांकन कर पाएंगे, एक असेसमेंट कर पाएंगे कि आखिरकार किस लेवल पर स्टडी में बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, इसका मेन पर्पस है एक बड़े मात्रा में अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारे देश में एजुकेशनल सेक्टर को लेकर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं और स्कूल स्टूडेंट्स का ही यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? क्या सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल इसमें सरकारी स्कूल भी हैं। क्या ऐसे स्कूल जिसको सरकार फंड करती है? जी बिल्कुल वो भी हैं। क्या प्राइवेट स्कूल्स? हाँ, वो भी इसमें कवर करे गए हैं। तो हमारे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो या फिर कोई प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी में ये प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा स्कूल स्टूडेंट्स का, जहाँ पे इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सॉल्व करने होंगे। और इस टेस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स को कवर किया गया है? ग्रेड 3, 6 एंड 9 के स्टूडेंट्स को कवर किया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जिसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इससे हमें पता चलेगा कि भाई स्कूल्स के अंदर में जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, और जो डेटा आएगा उसको हम प्रॉपर कलेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और जो भी खामियां होंगी फिर उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ स्टेप्स उठाने के ऊपर काम किया जाएगा। इससे पूरा डेटा हमें पता चलेगा हमारे देश के स्तर पर बच्चों में क्या प्रोग्रेस हो रही है, स्टेट के लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुई है। इसका मैनेजमेंट कौन करने वाला है? इसका मैनेजमेंट करेगा नेशनल असेसमेंट सेंटर। और ध्यान रखिए, ये जो परख शुरू किया गया है, परख का अपने आप में यहाँ पर कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जब बात करते हैं परख की तो इसके अपने आप में एक फुल फॉर्म है, वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हिस्टोरिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको कवर किया जा रहा है एनसीईआरटी के अंदर में। और एनसीईआरटी के ऊपर कौन बैठा है? मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एनसीईआरटी आता है। एनसीईआरटी यहाँ पर इस परख प्रोग्राम को चला रहा है। बस इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है, जिससे हमें एक हॉलिस्टिक जानकारी मिलेगी अपने एजुकेशन सेक्टर के बारे में और किस तरीके का काम हो रहा है उसके बारे में। चलें आगे आएँ। तो फाइनली दोस्तों आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीलिम्स रैपिड फायर टेस्ट के ऊपर। मैं धीरे धीरे करके इसमें मैं बहुत सारे आर्टिकल्स बढ़ाने वाला हूं, आपको और मजा आएगा सेशन में। बस आज हमने शुरुआत कर दी है अपने सेशन की
डेली मॉर्निंग में ये वीडियोज़ आपको मिला करेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हवासोंग 19 हाल ही में खबरों में देखने को मिला है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको कौन से देश ने डेवलप किया है? ज़रा फटाफट इसका आंसर बता दो। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी नॉर्थ कोरिया, सी जापान या फिर डी रशिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तब तक आते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो के लास्ट में मैं एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा, तो आप अच्छे से चेक कर लेना, मैच कर लेना। जो भी अपना स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई जो एनालॉग स्पेस मिशन है, तो एनालॉग स्पेस मिशन के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक सिमुलेटेड मिशन है जिसको पृथ्वी पे हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपने स्पेस, एक्चुअल जो स्पेस है उसकी कंडीशंस, उसके चैलेंजेस को यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। दूसरा, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये पहला एनालॉग स्पेस मिशन कंडक्ट किया है, वो भी लद्दाख में। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। बताइए क्या उत्तर यहाँ पे इसका होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रहा है लाइडार के बारे में, दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो लाइडार को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो लाइडार है ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जहां पे लाइट को यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर। पल्स लेजर के फॉर्म में लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये लाइडार है इसका यूज करते हैं ताकि 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन निकाल सकें पृथ्वी के शेप के बारे में, उसके सरफेस से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जानकारी निकाल सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इस सर्वेक्षण को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है और बताना है तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने सही है, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स वो बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, इसका मेन पर्पस है एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनाना, एक समझ बनाना अपने देश में जो एजुकेशनल सिनेरियोज हैं उसको लेकर। दूसरा, ये जो सर्वेक्षण है इसमें कुछ सैंपल इकट्ठे करे जाएंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के माध्यम से। जितने भी सरकारी स्कूल हैं या सरकार के थ्रू जो फंड किए जाते हैं उन्हीं स्कूल से सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो सर्वेक्षण होने वाला है ये अलग अलग, यानी ग्रेड 3, 6 और ग्रेड 9, हमारे पूरे भारत में जो ग्रेड 3, 6 और 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको कवर करेगा। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं या फिर डी सारे के सारे गलत हैं। एक अच्छा सा लॉजिक लगाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा कोई टिपिकल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यही दोस्तों आज हमारे इम्पॉर्टेंट ये 4 प्रश्न हैं। आपने आंसर दे दिए हैं ना। चलिए अब मैं एक एक करके इनके आंसर बता देता हूं ताकि आप चीज़ों को चेक कर सकें, देख सकें कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पे पूछा गया था हवासोंग 19 हाल ही में खबरों में है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको किसने डेवलप किया है? तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने दोस्तों यहाँ पर यह मिसाइल बनाई है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एनालॉग स्पेस मिशन के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है ज़रा सुनिएगा। ये एक ऐसा मिशन है जिसको अभी इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है। कहाँ पे? लद्दाख में। और ये पहला एनालॉग स्पेस मिशन होने वाला है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला, ये एक सिमुलेटेड मिशन है जिसको पृथ्वी पे कंडक्ट किया गया है और यहाँ पे स्पेस की जो एक्चुअल एक्सप्लोरेशन है उस कंडीशंस को हम कॉपी कर रहे हैं या रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ये है, जरा इसको अटेम्प्ट कीजिए। लाइडार को लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट थे, बताना था दोनों में से कौन सा सही है। पहला, ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि लाइट को इस्तेमाल करती है पल्स के फॉर्म में। जी सही बात है, आपको बताया था ना, पल्स लेजर ये रिलीज करती है, इसके रिटर्न में भी यहाँ पर रिटर्न लाइट जाती है, उसको वनलाइज करता है। दूसरा, जो भी यहाँ पर ये डेटा जनरेट करता है इसमें 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है। मैंने आपको बताया था 3D इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। दैट इज वाई अगेन ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये बात करता है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में कि बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला,
इसका मेन पर्पज़ है हमारे देश में एजुकेशनल जो सिनेरियोज है उसका डेटा निकालना, ये सही बात है। दूसरा, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनका सैंपल इकट्ठा करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल्स, इसके अलावा मैंने एक और बताया था प्राइवेट स्कूल्स, तो केवल सरकारी स्कूल नहीं दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स के भी यहाँ पर डेटा लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बट पहला वाला सही है। तीसरा वाला देखते हैं, ये ग्रेड 3, 6 और 9 के स्टूडेंट्स को कवर करने वाला है ऑल ओवर द इंडिया, ये भी सही है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द करेक्ट, यानी 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। कितना स्कोर आया है फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अब से रेडी रहना मॉर्निंग में 5:30 बजे। फिर उसके बाद 5:30 बजे वीडियो देख लोगे, आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो रहता है ये। फिर आराम से आपका 8, 8:30 या 9 भी बज सकते हैं यार, क्योंकि को एक अच्छा एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तब तक आपका द हिंदू का वीडियो आ जाएगा, उसको कवर कर लेना, आपके करंट अफेयर की टेंशन खत्म। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।